बच्चों आज एंजाइम जल्दी जल्दी से एंजाइम के ऊपर जाते हैं ताकि तुम लोगों का ज़्यादा टाइम ना लगे। व्हाट आर वी डिवोटिंग द लेक्चर टॉपिक ऑफ द एंजाइम आउटलाइंस इसकी छोड़ दें ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इम्पोर्टेंस छोड़ दें। डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स, यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। एंजाइम और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट as defined as substance that increases the rate of a chemical reaction without being itself changed in the process, right? कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी भी दो इंग्रेडिएंट्स के रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो, उस रिएक्शन का रेट यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यानी इन द टाइम विच प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस उसको स्लो करे। ठीक है, अब बेटा आवाज ठीक है और उसके साथ साथ खुद अपनी नेचर को चेंज ना करे, राइट? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द एंजाइम रिएक्शन। इससे आगे चलते, सबसे पहले एंजाइम अपने इस कैटलिज्म को या इस कैटलिस्ट एक्टिविटी को परफॉर्म किस तरह करती है। फॉर दैट टू नो you need to understand that in this picture you see there is a red line here which is being drawn. This is the actual energy that these initial substrates they need to acquire to become the product. ठीक है, इसे कहते हैं energy of activation. ठीक है, that the state of energy of the ingredients will change according to their product. अब यही एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो किसी रिएक्शन का रिवर्सिबल होना इरिवर्सिबल होना को डिफाइन करता है। अगर द प्रोडक्ट is at the higher energy level than the ingredients, then it is always reversible. If it is at the lower energy level, then it is not irreversible because you need to give more energy to it to jump the energy of the activation. ठीक है, meanwhile जो एंजाइम्स हरकत करते हैं वो ये करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर कर देते हैं, so that with minimum required energy these ingredients or these substrate they can jump over and become the products. ठीक है, इस चीज का फायदा एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी होता है और कंजर्वेशन ऑफ टाइम में भी होता है। ठीक है, उसके साथ साथ enzymes are protein catalysts that increase the velocity of a chemical reaction. ठीक है, velocity of a chemical reaction यहाँ पे एक वर्ड है, ये आगे बहुत काम आएगा। velocity of a chemical reaction वो होता है the time, हम velocity को पहले क्या डिफाइन करते हैं, a distance in a unit of meters covered per unit of time that was ग्राफ को मैं दोबारा रिपीट करता हूं बेटा। वेलोसिटी की डेफिनेशन थी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, इसी तरह वेलोसिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितनी जल्दी से प्रोडक्ट बनता है एक रिएक्शन के अंदर, उसको उस रिएक्शन की वेलोसिटी कहते हैं। एंड आर नॉट कंपोज ऑफ ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कैटलाइज, और ये खुद अपने आप को कंज्यूम नहीं करते, अपनी अपनी नेचर को प्रिजर्व रखते हैं। द टाइप ऑफ आरएनए कैन एक्ट लाइक एन एंजाइम। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आरएनए इटसेल्फ कैन बी एन एंजाइम। बोलो क्यों? यूजुअली कैटलाइजिंग अ क्लीवेज एंड सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज बॉन्ड। ठीक है ना, जब आरएनए आता है, जैसा मैसेंजर आरएनए आया या ट्रांसलेशनल आरएनए आया, that will lead to formation of different proteins together और एक protein structure बनाता है। So if anything enhances the formation of a bond or run of a chemical reaction, that can be considered as a enzyme. RNA activity can be or also called ribozymes, ठीक है, such as commonly incurred protein catalyst. अब going back to the graph, यहाँ पे आप ग्राफ के अंदर देखो कि एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है या पिंकिश सी लाइन है। ठीक है, जो पिंकिश सी लाइन है दैट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को चाहिए टू बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ बाइकार्ब। ठीक है, दैट इज अ लॉट ऑफ एनर्जी, दैट इज अ लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड।
Whereas जब एंजाइम्स आ जाते हैं तो इस एनर्जी जंप को कम कर देते हैं, इस स्पीड ब्रेकर को नीचे कर देते हैं, सो दैट सो दे कैन पास स्पीडीली ओवर दीज स्पीड ब्रेकर, ठीक है, एंड दे डू इट बाय देयर ओन एक्टिवेशन between or catalytic activity between the reactions, ठीक हो गया. This catalytic activity of enzymes that is dependent on many of the things. Catalytic activity depends on properties of the R group attached to the specific amino acid in the center. हमने इतनी ज्यादा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन की स्पेसिफिकेशन पढ़ी है, हमेशा हमें इस चीज का पता चला है कि always it is dependent on the R group or on the charge on a compound. The remaining parts of the enzyme are stability. Some enzymes require metals as a coenzyme. ठीक है. अच्छा जी, इनके रिकमेंडेड क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम्स. बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के ऊपर से कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं आएगा, सिस्टमिक नेम्स के ऊपर भी नहीं आएगा और ईसी नंबर के ऊपर भी नहीं आएगा, ठीक हो गया. दीज आर वेरी लो यील्ड आई मीन टाइप्स ऑफ द नॉलेज, ठीक है. तो इसको ये आप खुद पढ़ेंगे, मैं इसके ऊपर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. फिर इसके ऊपर जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे. Classification enzyme. This is very important. This is very, very important. There are 6 classification have been mentioned here, although there are many more of that as well. Magar at your stage, these are oxidoreductases, transferases, hydrolases, and lyases, isomerases, and ligases. These are the basic International Bureau of Biochemistry and International Union of Biochemists, they have classified enzymes into these 6 major classes, ठीक है. अब इन 3 major classes में सबसे पहला हम स्टडी करते हैं oxidoreductases. An oxidoreductase is an enzyme that catalyzes the transfer of electron from one molecule, the reductant, also called the electron donor. So the definition of oxidation and reduction comes back over here कि सबसे पहले जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है वो रिडक्टेंट है और जिसको इलेक्ट्रॉन मिला है वो ऑक्सीडेंट है, ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन डोनर, अनदर ऑक्सीडेंट आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ठीक है जी. द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स यूजुअली यूटिलाइजेस, जैसे कि हमारा NADP को NAD plus as a cofactor कर लेते हैं, catalysis of oxidation reduction energy, many chemical grouping and other compounds. तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन, पहला ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा आपका था ऑक्सीजन, ठीक है. We know this. Addition of electron is oxidation, removal of electron is reduction. Addition of hydrogen is reduction, removal of hydrogen is oxidation. Addition of oxygen is oxidation, removal of oxygen is reduction, ठीक है. So these enzymes, they work according to this phenomena. Lactate dehydrogenase, the name says कि ये इसके अंदर से हाइड्रोजन निकाल लेता है. नॉर्मली जिस तरह मैंने आपको इतने ज्यादा एंजाइम्स के अंदर मैंने आप लोगों को ये बहुत क्लियर फिनोमेना एक्सप्लेन किया था जब मैंने हीम सिंथेसिस करा था. जब भी ये एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स ने खुद चेंज नहीं होना, एंजाइम्स ने खुद कोई चीज रखनी भी नहीं है, खुद कोई चीज देनी भी नहीं है, तो ये जब किसी एक आइडेंटिटी से इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कोई एक स्पीशी लेंगे या देंगे, so it is being given to the some other component or it is being taken from some other component. So some at the same time when they are reducing somebody, they are oxidizing the other one, or they are oxidizing somebody, they are reducing the other one, ठीक है. So this process overall called redox process, reduction and oxidation together, redox. And these enzymes are called oxidoreductases. That's a lactate dehydrogenase, glucose oxidase, peroxidase, and so. ठीक है जी. इसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं, किताब में आप लोग देखोगे लिपिनकॉर्ट से एग्जांपल्स निकाली गई हैं. यू विल गो इनटू देम एंड यू विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ देम, ठीक है. अच्छा जी,
ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफेरेजेस एंड हाइड्रोलिसिस की ये साथ साथ आपको क्लासिफिकेशन है। मैं इसके दोबारा से वापस आता हूँ। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस कैटलाइज द रिएक्शन peroxidase hydrogenase। अच्छा जी, इस स्लाइड को बड़ा करते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपकी ट्रांसफेरेजेस की। ठीक है, ट्रांसफेरेजेस आर द ग्रुप that they transfer one specific identity from one substrate to the other one, or making that a product and a side product or another product। जैसे कि हमने अमाइनो ट्रांसफेरेजेस पढ़े थे, AST और ALT। ठीक है ना, अमाइनो ट्रांसफेरेजेस क्या करते थे कि ग्लूटामीन से अमोनिया लेते थे और नॉर्मली एस्पार्टेट को दे देते थे या ऑक्सैलो एसीटेट को दे देते थे, और उधर से वो एस्पार्टेट बनाते थे और कीटो एसिड बना देते थे। सो सेम थिंग इधर यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। सीरीन वाली एग्जांपल दी हुई है जो मैंने आपको सिंथेसिस ऑफ सीरीन दी थी। जब वो टेट्राहाइड्रोफोलेट के साथ कनेक्ट कर रहा होता है तो दे व्हाट दे डू इज कि यहां से उठा के एक CH2 का ग्रुप इसको देते और ये इसको 1,5 टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाते हैं और इसको ग्लाइसिन बना देते हैं। सो यू रिमेंबर दैट रिएक्शन ना, आई एम श्योर। उसके बाद हाइड्रोलिसिस, मैंने ये भी बड़ी क्लियरली आप लोगों को बात एक्सप्लेन की थी कि हाइड्रोलिसिस आर सेट ऑफ एंजाइम्स जो कि किसी भी कंपोनेंट को तोड़ता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल यूरिया को देखें, यूरिया को जब हाइड्रोलाइज किया तो वो अमोनिया टू अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, H2O। ठीक है, और ये H2O इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, यानी O इधर आ गया और H इधर आ गया। सो इन हाइड्रोलिसिस द एंजाइम itself incorporates H2O in the other substrate and causes the lysis। lysis का मतलब होता है तोड़ना। So it causes the breakdown of that bigger compound into the smaller ones with the help of water। उसके बाद lysis, lysis के नाम से ही मशहूर है कि ये सिर्फ इसने तोड़ना है without giving anything, without taking anything। For example, पायरुवेट को उसने तोड़ा एसिटाइल एल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, उसने अंदर से कार्बोक्सिलेज ग्रुप निकाल दिया हुआ। सो इन दैट केस ना तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज चेंज हुआ और ना ही कोई एक कंपाउंड इसके अंदर बच गया, दो नए प्रोडक्ट बन गए और दो पिछले वाले टूट गए। ठीक हो गया। उसके बाद आइसोमेरेजेस, द नेम सेज itself, anything that change the compound to its isomeric form। ठीक हो गया, मेथेनाइल को A, सक्सेनाइल को A के अंदर बदल गया, and the only difference had happened was the CH3 group was changed from its that perpendicular position to this position। इस तरह लीनियर साइड के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक हो गया, इसे कहते हैं आइसोमेरेजेस। एंड फाइनली एक ऐसा एंजाइम जो कि जिसका नाम है जोड़ने पे, अभी तक सारे तोड़ने वाले आए, लेने वाले आए, देने वाले आए। दिस इज द ओनली एंजाइम दैट यू विल हैव as the enzyme that binds together pyruvate with a carbon dioxide oxaloacetate, or pyruvate carboxylase does this। These are ligases, they ligate two compounds to each other। ठीक हो गया बेटा। the example for each and every one of them along with the definition is very important। normally they come as a 3 marks full question, 6 of them each carrying 0.5, and you need to write the definition along with that you have an example, or if you miss to write any one of those parts, definition या example, you will not be granted the marks। ठीक हो गया। ये दोबारा से एग्जाम्पल हैं, दोबारा से इसी तरह एग्जाम्पल हैं, और फिर ये ढेर सारा ये चार्ट फिर आपकी किताब से उठाया हुआ है। सारों के इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ बायोकेमिस्ट्री के नेमिंग भी है, इनके डिफरेंट फंक्शंस भी हैं और इनकी डिफरेंट टाइप्स है, तो यहाँ से एग्जाम्पल्स याद कर लेना। ठीक हो गया। उसके बाद ये
ऑक्सीडोरिडक्टेजेस हो गए, ट्रांसफेरेजेस हो गए, हाइड्रोलेजेस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो गए, ठीक है क्या? उसके बाद लाइजेस हो गए, लाइगेजेस हो गए और आइसोमेरेजेस हो गए, राइट? इनकी एग्जांपल्स याद रखना। अच्छा जी, उसके बाद हम जाते हैं कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एन एंजाइम। नाउ लेट्स गो एंड सी। पहले हमने देखा एंजाइम की फंक्शनैलिटी कैसी होती है, एंजाइम की फंक्शनैलिटी के बेस पे उसको क्लासिफाई कैसे किया गया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट एंजाइम्स आर मेड। Enzymes are simple proteins. So whenever, whatever you do to denature a protein, you denature the enzymes. और conjugated proteins होती हैं क्योंकि इनके अंदर चार्ज डेवलप होता है ताकि ये दूसरी चीजों के साथ बाइंड कर सके। होलो एंजाइम्स एक स्टेज होता है, इसे होलो एंजाइम कहते हैं, जिसको होलो से होल कर लें आप, ठीक है ना, द कंप्लीट फॉर्म। complete enzyme is always made of apoenzyme and a cofactor. Apoenzyme is an enzyme to be get activated और cofactor वो होता है जो उसके साथ मिलकर उसको एक्टिवेट करता है। For example, look at this enzyme. This is inactivated form. This is called apoenzyme. इसके साथ कोएंजाइम जब लगता है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, तो ये इसके रिसेप्टर साइड पे जाके अटैच होता है और देखें रिसेप्टर की शक्ल बनाता है, विच इज एज कंपेयर्ड और इट्स अ लॉक एंड की प्रोसीजर के हिसाब से इट इज सिमिलर टू द सबस्ट्रेट टू ज्वाइन इन इट्स सॉकेट। ठीक हो गया? सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ एन एंजाइम, इसे कहते हैं होलो एंजाइम या होल एंजाइम। एंड द एपोएंजाइम और द कोफैक्टर इज द वन जो कि इसकी एक्टिवेशन साइट को तैयार करता है। अच्छा जी, आप कोफैक्टर को स्टडी करते हैं। कोएंजाइम्स या प्रोस्टैटिक ग्रुप, इनको दो नाम से कह सकते बुलाया जाता है, कोएंजाइम के नाम से बुलाया जाता है और प्रोस्टैटिक ग्रुप के नाम से। कोएंजाइम्स लूजली बाउंड टू द एंजाइम, नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड। ये नॉन कोवेलेंटली बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि हमने कहा है कि एंजाइम जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो ये अपने आप को चेंज नहीं करता, बट एंजाइम व्हेन इट बाइंड्स टू इट्स कोफैक्टर और प्रोस्टैटिक ग्रुप और व्हाटएवर, इट नॉर्मली चेंजेस इट्स शेप और इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है? बट इन केस ऑफ दोज एंजाइम जिनके अंदर कोफैक्टर ज्वाइन करने से उस एंजाइम की नेचर या उसकी केमिस्ट्री ना चेंज हो, उस एंजाइम के मामले में ये कोएंजाइम्स होते हैं, जिसको आपके समझने के लिए सिर्फ इतना है कि जो लूजली बाउंड होते हैं या नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड कोफैक्टर्स आर कॉल्ड कोएंजाइम्स। एंड प्रोस्टैटिक ग्रुप वो होता है वेरी टाइटली एंड इवन कोवेलेंटली बॉन्डेड, और कोवेलेंटली बॉन्ड कोफैक्टर इज कॉल्ड प्रोस्टैटिक ग्रुप। ठीक है? केमिकली इसका क्या फर्क होता है? इसका फर्क ये होता है कि प्रोस्टैटिक ग्रुप का जो कोएंजाइम लगा होता है वो एंजाइम की नेचर को चेंज कर रहा होता है, और जो वैसे कोएंजाइम लगा होता है वो नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दे इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एंजाइम्स कैसे वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन को चेंज करते हैं, तो यू ऑलवेज राइट बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम्स हैव एक्टिव साइड एंड एलोस्टेरिक साइड। एक्टिव साइड एंजाइम की वो होती है जहां पे सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है, और एलोस्टेरिक साइड वो होती है जहां पे अदर देन सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है। सो नॉर्मली और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दे आर कंसिस्टेड ऑफ बोथ द साइड्स, बट वी हैव एंजाइम्स which have only one side, that is active side. उसके बाद specificity for this substance relative to the absolute specificity, जो इनकी एक्टिव साइड की शेप है वो लॉक एंड की प्रोसीजर के अंदर होती है कि ये 100% दे आर मेड फॉर देयर ओन सबस्ट्रेट। एक ताला है जिसके अंदर उसकी स्पेसिफिक चाबी लगेगी, और कोई चाबी उसी शक्ल की उसी शेप की भी होगी, वो फिर भी उस ताले को नहीं खोलेगी। सो दिस इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। एंजाइम्स यूजुअली नीड अ नॉन प्रोटीन पार्ट for their activation, enzyme activity, and may be regulated by the body according to the need. तो इनको एक प्रोस्टैटिक ग्रुप चाहिए होता है, एक कोफैक्टर चाहिए होता है। एंजाइम्स आर लोकेटेड इन द सेल कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ द एंजाइम्स इंक्रीजेस द एफिशिएंसी।
तो हम लोगों को पता है बहुत से एंजाइम्स सेल के अंदर भी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में थे। हमने आपको बहुत सी चीजें पढ़ाई हैं जिसके अंदर हमने बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रियल स्टेप्स कौन से हैं, साइटोसोलिक स्टेप्स कौन से हैं, और फिर हमने अभी कल ही बात की थी कि गोल्जी एपरेटस के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं जो कि कंपार्टमेंटलाइज होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। एक्टिव साइट enzyme contains special pocket or cleft called as an active site. Active site contains an amino acid side chain. अब केमिकली इसके अंदर एक प्रोटीन की साइड चेन होती है जो कि चार्ज बना रही होती है। क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल सरफेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। द एक्टिव साइट बाइंड टू द सबस्ट्रेट एंड फॉर्मिंग सबस्ट्रेट enzyme substrate complex, ES converted to the product that is called enzyme E product complex, और जो कि फर्दर डिसोसिएट होके सिर्फ प्रोडक्ट में बन जाता है। कैटालिटिक एफिशिएंसी, दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो होती है कैटालिटिक एक्टिविटी। द मोस्ट ऑफ एंजाइम रिएक्शंस आर हाईली एफिशिएंट। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोसीडिंग फ्रॉम 10 to 3 to 8 10 to 8 times faster uncatalyzed reaction. Typically, each enzyme molecule is capable of transferring 100 to 1000 substrate molecules into the products per second. The number of molecules of a substrate converting to product per enzyme molecule per second is called turnover number. बेटा ये बहुत important definition है, as it is रट लेना, ठीक है। turnover number की specificity, enzymes are highly specific, interacting with one or few substrate and catalytic activity or chemical reaction. ऊपर से इसके बाद regulation, enzymes can be regulated, that is enzymes can be activated or inhibited and rate of reaction formation and power. इसी तरह जब मैंने आप लोगों को G6PD पढ़ाया था, इसी तरह जब मैंने आपको HMG कोयर रिडक्टेज पढ़ाया था, इसी तरह मैंने जब आपको बिलिरुबिन सिंथेसिस पढ़ाया था, इसी तरह जब मैंने हीम सिंथेसिस पढ़ाया था, तो मैं आपको रेगुलेटरी स्टेप बताता था। और रेगुलेटरी स्टेप कौन सा होता था? कोई एक एंजाइम एक्टिव होता था और डीएक्टिव होता था विद रिगार्डिंग टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन। लोकेशन विद इन द सेल, लोकेशन अभी हमने आपको बताया हुआ है कि क्या पर्पसफुल फैक्टर। पांचवी जो इसकी क्वालिटी होती है, जो इसकी स्पेसिफिसिटी वो होती है क्वालिटीज ऑफ एंजाइम, इसके कोफैक्टर होते हैं, कोफैक्टर और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है जी, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंटेनिंग होते हैं और इनऑर्गेनिक मतलब पोलर कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स दैट रिक्वायर एक्टिविटी ऑफ द सर्टेन conjugate enzymes, जिसके अंदर आपका एपो एंजाइम माइनस कोफैक्टर, पहला जो स्टेट होता है एंजाइम का वो होता है एपो एंजाइम, एंजाइम विदाउट कोफैक्टर। ठीक हो गया, पोलो एंजाइम, एंजाइम विद कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, एसेंशियल आइंस, ठीक है, जो कि पोलर होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एंजाइम्स जो कि आपके कार्बन कंटेनिंग होते हैं। ठीक हो गया, जिस तरह के साइड चेन्स हो गए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल अगेन ड्रॉन फ्रॉम योर लिपिनकॉर्ड बुक। ठीक है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, इसमें से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। कॉपर इज फॉर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, फेरस एंड फेरिक are for the cytochrome oxidase, catalase and peroxidase and pyruvate kinase. Requires potassium as a ionic cofactors, magnesium hexokinases, glucose 6 phosphate pyruvate kinase, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिंक फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक हो गया, बाकी के बारे में आपको इतना ज्यादा तंग कोई नहीं करेगा। साइलेंट फीचर्स हैं कि सेलिएंट फीचर ऑफ द एंजाइम हीट स्टेबल होते हैं। ठीक है, अप टिल 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं है आपने लिखना। लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं, कंबाइन लूजली विद द एंजाइम मॉलिक्यूल्स, कैन बी सेपरेटेड बाय डायलिसिस। ठीक है, एंड रीजनरेटेड द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है जी, जब ये अपने आप को रीजनरेट करके बाहर आ जाते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू सी एज द salient फीचर्स ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, डायलिसिस से किस तरह अलग होते हैं, ये डायलिसिस वाला वर्ड मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डायलिसिस तो हम लोगों को पता है ना, जैसे किडनी फेलियर के अंदर डायलिसिस होता है। डायलिसिस बेसिकली एक ऑपोजिट चार्ज जब जनरेट होता है, कोई भी आप जिस तरह इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते हैं, तो ये उतर के ऑपोजिट साइड चार्ज पे चले जाते हैं। इस चीज को सिर्फ कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, उसके बाद आइसो एंजाइम और आइसोजाइम्स। ठीक है,
They are the enzymes having same chemical properties but different structural. So these are like isomers. Isoenzymes की examples है LDH और दूसरा है CK, CKMB, CKKB, BB and CKMM. बहुत important है, हर दफा सवाल इसमें से आता है. अच्छा जी, how enzymes they work? They work on a template model, lock and key model and induced fit model. दो किस्म के इनके मॉडल ऑफ वर्किंग है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल और लॉक एंड की. इनको आसान लफ्जों में मैं आपको बताता हूँ. लॉक एंड की मॉडल के अंदर साइट बनी होती है उसी तरह की, उस पर आके सबस्ट्रेट लग जाता है और बस. जो इंड्यूस्ड मॉडल होता है उसके अंदर साइट बनी नहीं होती, उसके लिए जब को फैक्टर आता है तो उसकी शेप चेंज करता है और शेप चेंज करने के बाद या तो सबस्ट्रेट की शेप चेंज होती है या इसकी शेप चेंज होती है और फिर सबस्ट्रेट बाइंड करके इसको बाइंड करता है. सो ऑल्टरेशन इन द एक्टिव साइट और इन द सबस्ट्रेट साइट, ठीक है, गिव्स द इंड्यूस्ड फिट मॉडल. ठीक हो गया. उसके बाद लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ठीक है, दिस इज सिंपली एज प्रेजेंटेड है कि एक पर्टिकुलर शेप है जो उसके अंदर जिक्सा जिस तरह फिट आती है, वो उसके लॉक एंड की मॉडल. ठीक हो गया. इधर आप ये देखें, यहाँ पे आप जो इस मॉडल में पढ़ाने की कोशिश की जा रही है वो है कि ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये जब बाइंड करते हैं तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये कन्वर्ट होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और ये फिर कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट प्लस एंजाइम में, और जब एंजाइम अपने आप को रिट्रीव कर लेता है तो रिएक्शन कंप्लीट होता है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, हाउ एंजाइम्स वर्क. Mechanism of enzymes action can be viewed from the two different perspectives. The first side of the catalytic is terms of the energy change during the reaction. पहले तो energy change करते हैं. दूसरा, the enzyme provided alternative energetic favorable pathway for different uncatalytic reactions. Secondly, the prospect describes the site of the chemical facility. बेटा ये किस तरह काम करते हैं? सबसे पहले एक तो इनका काम क्या है, एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं. दूसरा काम क्या है, ये चार्ज प्रोवाइड करते हैं उन कंपाउंड के लिए जिनको चार्ज मिल नहीं रहा होता रिएक्शन के लिए, तो ऑल्टरनेटिव चार्ज प्रोवाइड किया या ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड किया. एंड सेकेंडली, दे प्रोवाइड अ शॉर्टर वे टू रिएक्ट. अगर एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट ने पहले बाइंड करना है दूसरे सबस्ट्रेट के साथ, फिर बनना है एक सबस्ट्रेट प्लस दूसरा सबस्ट्रेट, फिर दूसरा सबस्ट्रेट, और फिर बनना है सबस्ट्रेट प्लस प्रोडक्ट, और फिर ये इसको शॉर्ट करते हैं और ये दरमियान वाला स्टेप खा जाते हैं खुद से चार्ज इंड्यूस करके. सो दे एक्चुअली शॉर्टन अप द पाथ ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. Energy changes occur during the reaction. So the energy, virtually all the chemical reactions have an energy barrier separating the reactants and the products. ठीक हो गया. ये तो हमें पहले से पता. This barrier called free energy of activation. इस barrier को free energy of activation कहते हैं. The energy difference between the reactants is higher energy intermediate during the formation of the product. For example, in a figure 1, the charges. ये वही वाली बात होगी जो मैंने पहली स्लाइड में बताया आपको कि अगर तो आपके रिएक्टेंट्स की एनर्जी आपके प्रोडक्ट से ज्यादा है, ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं. और दूसरी बात है कि इट टेंड्स टू बी अ रिवर्स कांस्टेंट एनर्जी. और अगर प्रोडक्ट बन जाता है और उसकी एनर्जी आपके रिएक्टेंट से कम है, so it obviously has lost the energy in the form of exothermic reaction. So it is very rare कि ये दोबारा से वो एनर्जी गेन करे और वो प्रोडक्ट्स पे बन जाए. ऑन दी अदर हैंड, अगर रिएक्टेंट्स मिल के उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी एनर्जी उनसे ज्यादा है, ठीक है, so it is very much possible that the product becomes unstable and loses that energy and becomes back to earth. इसकी एग्जांपल मैं हमेशा इस तरह देता हूँ कि सॉरी
हाँ, इसकी एग्जांपल मैं हमेशा इस तरह देता हूँ. फॉर एग्जांपल, A plus B are the substrate and is equal to C their product. अगर A and B are here and above the cliff is C, so it is very easy that C slides back. On the other hand, if A and B are here or C is here, so it is very difficult for C to climb up again. So this is the difference of energy जो कि reactants and products के बारे में आपको गाइड करती है. ठीक हो गया. The next thing is, दोबारा से उसी ग्राफ पे उसी पे चार्ट पे आते हैं. ठीक है. इसमें अब जो नेक्स्ट चीज आपको ऐड हो गई है, दिस इज द प्लेस जहां पे आपके सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल थी. बी इज द प्रोडक्ट, इसका एनर्जी ये है. ठीक है. सो इट इज लोअर इन द एनर्जी ऑब्वियसली. ठीक है. ये डिफरेंस है. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि बी ए में कन्वर्ट वापस हो जाए. तो इट इज काइंड ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है. In this condition, the difference of the energy between A and the B, this energy is being कहाँ गई? ये as an exothermic reaction lose होगी. ठीक है. So that means the difference between A and B is called delta G. Delta G is the difference of the energy between the reactant to its product. So, अब ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी कहां पे गई? जो आपको ए को पहले बी में कन्वर्ट करना विदाउट एंजाइम थी, वो ये एनर्जी लेवल था. जो विद एंजाइम था वो एनर्जी लेवल ये था. सो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिड्यूस होगी. ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किस मेजर पे रिड्यूस हुई? अगर आप इस बड़े वाले एरो को जो कि ब्लू कलर में है और रेड वाले एरो को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास ऑलमोस्ट ये अमाउंट बचती है. दिस इज कैटालिटिक पावर और एंजाइम efficiency. This is called enzymes efficiency, or the energy of activation of uncatalyzed, energy of activation of a catalyzed. ठीक है. इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस आ जाता है, that is called the efficiency of an enzyme. Right? आगे जाके इसको पढ़ते हैं. Free energy of activation, the peak of energy figure in difference between the T, where the energy of higher intermediate to form conversion of reactants and product because of the free energy of activation and catalyzed reaction and slow. इसको दोबारा से आपको पढ़ाते हैं. Lower the activation of energy due to the enzyme, activation of energy without the enzyme, ये वो चार्ट था एंजाइम के बगैर. ठीक है. Now this is the difference of the energy between both activation of energies, one with enzyme, one without enzyme. So this part of the energy, or this amount of the energy, or this amount of the graph, that shows the efficiency of enzyme. ठीक हो गया? Rate of reaction. The next thing, for molecules, they must sufficient energy to overcome the barrier and the absence of the enzymes and population of the enzyme, enough energy to achieve the transition state of the reactions and the products. The rate of reaction is determined by the number of such an energized molecules. In general, the lower the energy of free energy of the activation, the more molecules have sufficient energy to pass through the barrier. अब जो lower the free energy of activation है, इसका मतलब है ये जितना लोअर होगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये टोटल जो ग्राफ है, ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ये जितना लो होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और उतना ज्यादा
आपके लिए एफिशिएंट हो। ठीक है जी, अब आप हमारा नेक्स्ट स्लाइड चलिए। ठीक है, ऑल्टरनेटिव रिएक्शन पाथ, अभी जो बात हुई थी कि ऑल्टरनेटिव लेते हैं, द एंजाइम्स अलाउज अ रिएक्शन टू प्रोसीड रैपिडली अंडर द कंडीशन प्रिवेलिंग इन द सेल बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव pathways with a lower energy of activation. The enzymes does not change the energy of free energies of the reactants and the product, therefore does not change the equilibrium of reaction. जब कि इसने स्टेट इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन यही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। ऑब्वियसली जब बगैर कैटलिस्ट के, वो बगैर एंजाइम के रिएक्शंस हो रहे थे, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी या फ्री एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर नीचे हो रही थी। एक्चुअली प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल में कोई फर्क नहीं आ रहा। सिंस प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल्स में एंजाइम कोई चेंज नहीं रहता, तो दिस इज व्हाई वी कॉल्ड एंजाइम डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। अगर आपको क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि प्लीज स्टेट द क्वालिटी द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, तो आप उसके नीचे ये लिखेंगे कि एंजाइम ओनली चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी या फ्री एक्टिवेशन एनर्जी बट डज नॉट ऑल्टर्स द एनर्जी लेवल ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। ये आंसर आता है इसका। अदर मैकेनिज्म्स जो कि एंजाइम की रेट को ऑल्टर करते हैं, अगर सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो जाए, ऑब्वियसली जितना ज्यादा लोग गाड़ी में बैठने चाहेंगे उतनी जल्दी गाड़ी भर जाएगी। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी जल्दी चीनी पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली पीएच ऐसे ही काम करती है। अब जितनी गाड़ियां बढ़ा दोगे उतनी जल्दी तुम लोगों को ट्रांसपोर्ट कर दोगे। सो एंजाइम की कंसंट्रेशन भी, जितनी कम प्रोडक्ट होगा, यानी जहां पे लोगों को पहुंचाना है वहां पे सीटें जितनी अवेलेबल होंगी उतनी जल्दी लोग यहाँ से बैठेंगे और उतनी जल्दी अगर आगे की आवाज लगना शुरू हो जाएगी कि आगे सीटें नहीं है, आगे जगह भर गई है, तो लोग रिलक्टेंट हो गए बैठने के लिए। सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आल्सो वेरीज। द एक्टिवेटर ऑफ द कोएंजाइम, द इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर। कोएंजाइम्स का हमने क्या बात बताई थी कि शेप, लॉक एंड की शेप को चेंज करते हैं। तो अगर जितने एक्टिवेटर्स आपके कोएंजाइम जितने एफिशिएंट होंगे उतनी जल्दी लोगों को बैठा सकेंगे। इफेक्ट ऑफ मॉड्यूलेटर एंड इनहिबिटर्स। मॉड्यूलेटर का मतलब ये होता है, ये मॉड्यूलेटर को कोएंजाइम कह सकते हैं, ये सारे ऊपर वाले फैक्टर्स मॉड्यूलेटर्स हैं, और इनहिबिटर्स वो हैं जो कि एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में बैलेंस चल रहा होता है। इनहिबिटर ज्यादा हो जाएगा तो रेट कम हो जाएगा, मॉड्यूलेटर ज्यादा हो जाएंगे तो रेट ज्यादा हो जाएगा। Substrate concentration, a very important thing to know. Maximum velocity. The rate or velocity of the reaction, denominated as V, is a number of the substrate molecule converted to the products per unit time. The velocity is usually expressed in 1 micromole of the product per unit minute. The rate of enzyme catalyzed reaction increases with the substrate concentration until the maximum velocity is achieved. आपके पास एक गाड़ी है जिसके अंदर 10 सीटें हैं, ठीक है। अगर आप 10 सीटों के ऊपर 10 बंदे बिठाएंगे तो 10 बंदे प्रोडक्ट वाली साइड पे पहुंचा देंगे। मतलब एक फेरे के अंदर आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अचीव कर लेंगे। अब कंसीडर करें कि आपके पास, आपने गाड़ी लगाई हुई है 10 सीटों वाली, स्टॉप पे खड़े हुए हैं, 5 बंदे आते हैं, 5 बंदे बिठाएंगे, एक फेरा लगाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर 5 बंदे बिठाएंगे, फिर लेके जाएंगे, फिर आगे जाके आपके 10 बंदे पूरे होते हैं। तो आपके 2 फेरों में यानी डबल ऑफ द टाइम में आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स सपोज कि आपके पास 10 के 10 बंदे एक साथ आ जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो आपके एक फेरे के अंदर यानी हाफ द टाइम के अंदर आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। सो 10 बंदों की जगह थी, 10 बंदे आए और पूरा हो गया। सो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी एट द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी कहलाती है।
अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 सीटर बंदे गाड़ी है और आपके पास 15 बंदे आ गए हैं बैठने के लिए, तो बेटा अब आप एक यूनिट टाइम में या एक फेरे में मैक्सिमम 10 बंदे ही लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास सीट्स इससे ज्यादा नहीं है। दूसरे 5 बंदों को लेके जाने के लिए आपका दूसरा चक्कर लगेगा ही लगेगा। ये पाकिस्तानी बसों वाला हाल नहीं है जो एक दूसरे के गोद में बिठा दें या दरमियान में खड़ा कर, सीटों में बिठा के लेके जाना रीजनेबल होगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मैक्सिमम वेलोसिटी वो है जिसके अंदर maximum concentration of substrate can be converted in unit time to the product. अब उससे ज्यादा अगर आप concentration of substrate बढ़ाएंगे तो rate of reaction पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे नीचे से रखेंगे तो obviously reaction में फर्क पड़ेगा। समझ आ गई इस एग्जांपल की। इसी तरह hyperbolic shape of enzyme kinetic curve, ठीक है, hyperbolic इसे कहते हैं, ठीक है ना। एक हाइपरबोला होता है इस तरह, सॉरी मेरी ड्राइंग, इग्नोर माय ड्राइंग, आई एम वेरी बैड एट इट। सो coming back to that, most of enzymes show Michaelis-Menten kinetics in which the plot, इस Michaelis-Menten को दरमियान से निकाल दे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। Velocity against substrate concentration, hyperbolic, similar to the shape of the oxygen dissociation curve in myoglobin, मैंने पढ़ाया था आपको। The contrast allosteric enzymes show the curve of the oxygen dissociation and hemoglobin. Oxygen dissociation curve को अगर आप लोगों ने पढ़ा होता तो मेरे साथ वो कुछ ऐसा था, ठीक है। खैर, coming back to this, यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सप्लेन होती है। यहां पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कितने प्रोडक्ट बन रहा है यहां पे, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है। अब आप देखो, आप सबस्ट्रेट बढ़ाया यहां पे, उसके सिमिलर आपका रेट बढ़ गया, आपने बढ़ाया यहां पे, उसके सिमिलर रेट बढ़ गया, स्ट्रेट बढ़ता जा रहा है। आपने बढ़ाया यहां पे, उसका आपने बढ़ाया यहां पे, उसका रेट बढ़ गया, आपने बढ़ाया यहां पे, उसका रेट बढ़ गया। सो दैट सो कि यहां तक, सो अगर हम 1 2 3 4 5 6, तो आपका एंजाइम 6 सीटर एंजाइम है। जब तक आपने कंसंट्रेशन अपनी 6 तक बढ़ाई है, डायरेक्टली रेट बढ़ता गया। अब उसके बाद क्या हुआ, ग्राफ पैराबोला हो गया, स्ट्रेट लाइन पे आना शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि अब 7 8 9 10 जितने आप बढ़ाना है बढ़ा दें, एंजाइम ने इसी कैपेसिटी के ऊपर प्रोडक्ट बनाना है। सो उसी यूनिट टाइम के अंदर वो 6 लेता जाएगा। आपकी जितनी भी आप अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वो ऑल्टरनेटिव। अब इसके अंदर आप कुछ और करते हैं, आप आके काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। उसके साथ आप क्या करते हैं, आप कोई ऐसा फैक्टर डालते हैं जो कि मॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर क्या करता है कि नंबर ऑफ सीट इंक्रीज कर देता है, यहां तक ले जाता है, 8 तक ले जाता है। अब क्या है, जब तक आप 8 तक बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और 8 के बाद स्लो हो जाएगा। सो आप रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम को भी बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीज दी मॉड्यूलेटर्स। और अगर यहीं पे आप इनहिबिटर डाल देंगे तो वो 6 सीटों को 4 सीटें कर देगा, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। टेम्परेचर इज अ मॉड्यूलेटर, ठीक है ना। मैंने उस लिस्ट के अंदर से आपको बताया था कि सारे ये मॉड्यूलेटर्स है। The reaction velocity increases with the temperature until the peak velocity is reached. अब peak velocity क्या चीज है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब यह है कि आपने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जो उसने एक फेरा 10 मिनट में लगाना था वो एक फेरा 5 मिनट में लगाना शुरू किया। फिर स्पीड बढ़ाएंगे, वो एक फेरा 4 मिनट में लगाना शुरू कर देगी गाड़ी। अब इससे ज्यादा आप उस गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ा सकते। मैक्सिमम स्पीड पे 120 पे वो पहुंच चुकी है गाड़ी, ठीक है। इट मींस कि अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे या बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप एंजाइम को डीनेचर करेंगे,
यानी आप अपनी गाड़ी को खराब कर देंगे, हीट अप करवा देंगे, ठीक है, उससे ज्यादा उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। वो मैक्सिमम 120 की स्पीड में 4 मिनट में फेरा मार सकती है, 130 में 3 मिनट का फेरा नहीं मार सकती। सो टेम्परेचर भी उस वक्त तक काम करता है जब तक मैक्सिमम वेलोसिटी चेंज हो। और मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे आपको लगता है? जहां तक पीक ऊपर जाती है ग्राफ के अंदर, और जहां से पीक नीचे आना शुरू हो जाती है टेम्परेचर के अंदर, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। यहां तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर यहां तक टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, इससे आगे बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली फॉल करना शुरू हो जाएगा। डिक्रीजेस द वेलोसिटी विद हायर टेम्परेचर, और ये डिक्रीज कर देता है वेलोसिटी को, क्योंकि एंजाइम आपका डीनेचर होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया? सो दिस इज द पैराबोला ऑफ द, यहां तक आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यहां तक गाड़ी की स्पीड भागी, यहां तक आपने रेस दबा के रखी, यहां तक से, यहां से आगे रेस दबाई, गाड़ी हीट करना शुरू हो गई और रेस बल्कि उसकी स्पीड नीचे गिरना शुरू हो गई। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसी तरह पीएच, अगेन अनदर मॉड्यूलेटर, the concentration of H ions affect the rate of the reaction of velocity with the several ways. First, the catalytic process usually requires the enzyme substrate specific chemical or the ionized and ionized state in the order to interact. So, dissociation of hydrogen ion or pH always favors the reaction by providing the ionization or चार्ज, फ्री चार्ज, आयनिक चार्ज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो चार्ज जब तक प्रोवाइड करता है तो एंजाइम एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा होती है, उसकी एक्टिव साइड ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट को पकड़ना या सबस्ट्रेट को पकड़ना चाहिए। अनटिल लेस वही वाला इफेक्ट है, जब इतने ज्यादा आप डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कराएंगे कि वो एंजाइम के अपने बॉन्ड्स को भी चैलेंज करेंगे, तो फिर डिप्लीट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है? The pH at the maximal enzyme activity achieved with the different enzymes often reflects H plus at which enzymes functions in the body. For example, pepsin in a digestive enzyme is maximum at pH 2. Pepsin आपकी gastric enzyme है जो कि HCl के अंदर आता है और 2 के अंदर काम करता है, और जब 2 से ऊपर चला जाता है तो वो काम नहीं करता। सो दिस एंजाइम इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ग्राफ अक्सर एज ए यूएचएस कोर एग्जाम में आता है। इन दिस यू विल अंडरस्टैंड कि आप सबसे पहले देखो पीएच ये 2 है, मैक्सिमम एक्ट कर रहा है 2.5 के अराउंड अबाउट, पेप्सिन आपने हाईएस्ट पे। अब जैसे पीएच बढ़ रही है यानी अल्कलाइन की तरफ जा रही है, इसकी फंक्शनैलिटी डिक्रीज कर रही है, वेयर एज ट्रिप्सिन at about 5.5 has the maximum workout. इसी तरह alkaline phosphatase at about 8 has the maximum peak, और इससे ऊपर जब लेके जाओगे डिसोसिएशन तो उसको डीनेचर कर दोगे। ठीक है? अब the last and very important format of enzymology, that is Michaelis-Menten, और इसके साथ जो दूसरी है इक्वेशन वो है आपकी जो मैंने आपको पढ़ा रही थी, लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट। ठीक है? ये दो ऐसे इक्वेशंस हैं जिनको ड्राइव करना है, और इसके साथ आपका मेजर एंजाइमोलॉजी का कोर्स खत्म हो जाएगा। बट आई लीव दैट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर दिस लेक्चर दिस मच इज इनफ, जो कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम थी, और उसके बाद हम आगे जाएंगे इसकी मैथमेटिकल एंजाइमोलॉजी हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे, और उसके साथ हमारी एंजाइमोलॉजी खत्म हो जाएगी। सो फार किसी को कोई इश्यू है तो बेटा बोले, मेरे से पूछे, अभी हमारे पास कपल ऑफ मिनट्स रहते हैं, कोई चीज जो। मोहम्मद अहमद जावेद, मोहम्मद आप हमारे साथ, अहमद आप हमारे साथ पहले भी थे या यू ज्वाइंड एज ए न्यू स्टूडेंट? हैं अहमद आप पहले भी थे या अभी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किया आपने? Hmm,
हाँ जी, न्यू स्टूडेंट। अच्छा अहमद, चैप्टर 5 है आपके लिपिड कॉर्ड के अंदर। हम 7th एडिशन को पढ़े नॉर्मली, अब 8th एडिशन भी आ गया, आपने 7th एडिशन को उठाना है। चैप्टर 5 है आपका एंजाइम का लिपिड कॉर्ड के अंदर, दैट स्पेसिफाइज ऑल द नॉलेज रिगार्डिंग दिस। मेक श्योर इसके अंदर क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी है जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मगर एक दफा यूएचएस में आप लोगों को भी उसका क्वेश्चन आया हुआ था, तो जो पार्ट का क्वेश्चन आया हुआ था वो मैं आपको करवा दूंगा। सो आपने पहले पहले एंजाइम काइनेटिक्स और मैकेलिस मेंटन इक्वेशन तक आप लोगों ने चैप्टर 5 से पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद एनीथिंग एल्स? ओए सोई भी कौम। अच्छा सोई भी पे सारे, सबसे पहले मरियम को ख्याल आया, मैंने सोई, फिर निमरा एंड अफीरा, सारे जागे हुए हैं। जाग रहे हैं ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, ओके 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 ओके। दूर सारिया शहर इस बार, ठीक है ठीक है ठीक है, जागे हुए जिंदा है सर, ठीक हो गया सर, जिंदा रहो सारे। ओके बेटा, सारा लेक्चर ये शहीर मेरे सामने होता तो कसम से मेरे से पूछने का बड़ा मजा आता सर, ठीक है? खैर एनीवेज, वेरी गुड दैट यू गाइस पेड अटेंशन, थैंक यू सो वेरी मच। ठीक हो गया यार बेटा, आई अप्रिशिएट, माशाल्लाह से बहुत अच्छा। मैं आई यू गाइस एक्चुअली यू नो मेरे खून की बोतलें बढ़ाते हो, इंक्रीज माय हेल्थ एंड एफिशिएंसी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड एक्चुअली listening to me, or anything else बेटा you guys want to know, you can contact me anytime। और दिस्ती नहीं कर रहा, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम जस्ट अप्रिशिएटिंग यू शहीर, वेरी नाइस, ठीक है? और अच्छा ठीक है, इसी तरह पढ़ाया करो, वाकई इट्स मच नीडेड। चलो बेटे, मेरी तरफ से अभी के लिए अल्लाह हाफिज, सी यू द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज।